दिए थे। अमोनिया सल्फर कांटेक्ट फोर्स बताए हैं। अवेलेबल नहीं बोलो। अच्छा प्रोसेस बोले। चलिए। चलो भाई नोट्स खोलो अपना अपना। हम्म। अभी अभी आया है। अच्छा, हमको लगा पानी वानी पी रहे थे। और कोई आया है अभी? एलोट्रॉप्स क्या होता है भाई? ये छूट गया। किसी एलिमेंट का रूप। ठीक है, सब बात सही है। उसके जैसा प्रॉपर्टी दिखेगा, उसके जैसा प्रॉपर्टी दिखेगा, उससे मिल के बना होगा, है ना? वही सब एलोट्रॉप्स के अंदर आता है। तो बताओ कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? क्या? क्या? हाँ। तुम फॉर्मूला में बता। तुम क्या बोल रहा है? चलो पहला सवाल पूछा जाता है कि विच इज द प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फ्लोरेंस सबसे प्योरेस्ट कौन है? उसके बाद पूछा जाता है विच इज द हार्डेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। विच ऑफ द allotropes of carbon are soft in nature? We give an example of allotropes of carbon which is amorphous solid. गयो, खत्म, फुस, हवा निकल गया है। चारकोल। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में तीन ही पढ़ना है, पर हम एक्स्ट्रा में बता रहे हैं कि कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप जो एमॉर्फस सॉलिड के अंतर में आता है, वो कौन है? चारकोल है। तो पढ़िएगा भाई, एलोट्रॉप्स क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम फिजिकल फेज। फिजिकल फेज कैसा होना चाहिए? सेम। जैसे फेज का मतलब अगर सॉलिड है तो सॉलिड, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस। तो तीन एलोट्रॉप आपको पढ़ना है, पहला कार्बन का, दूसरा फास्फोरस का, तीसरा कार्बन का। तीन एलोट्रॉप पढ़ना है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। तो आइए। कार्बन पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फ्लोरीन। स्पेलिंग हो सकता है पर ध्यान देना। तीन टाइप का है। ठीक है। अब डायमंड के बारे में पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला बात कि डायमंड जो होता है, पहला बात कि कैसा सॉलिड होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। दो टाइप का सॉलिड पढ़े होगे, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। किसको बोलते हैं? जिसका शेप डिफिनिट होता है, एक फिक्स रेगुलर अरेंजमेंट में होता है ना? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक हो सकता है, बॉडी सेंटर बीसीसी हो सकता है, एचसीपी हो सकता है। सॉलिड स्टेट पढ़े हो ना? तो वो क्रिस्टलाइन में होता है। एमॉर्फस जिसका शेप जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट ना हो, जैसे चारकोल, है ना? इन सब का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तुम मिला सर से? तुम मिल लिया सर से? ठीक। क्लियर बात? अच्छा। अगला बात, अगला क्वेश्चन आता है भाई यहाँ पर। डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है?
हाइब्रिडाइजेशन। तो समझना है कि डायमंड, बात नहीं, डायमंड जो है वो कार्बन से मिलके बना है, ठीक है। एक कार्बन से 4 कार्बन अटैच होता है, कितना, यानी एक कार्बन है, इससे कितना अटैच कार्बन होगा, 4। फिर ये जो अगला है इससे कितना अटैच होगा, 4। फिर ये जो अगला है इससे कितना अटैच होगा, 4। तो इस तरह से एक कार्बन से कितना कार्बन अटैच होता है, 4 कार्बन अटैच होता है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो इसका ज्योमेट्री कहलाता है टेट्राहेड्रल। क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। रिजिड होता है, रिजिड का मतलब कठोर मजबूत, है ना। तो पता ही होगा डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, यस और नो। अच्छा, अगला क्या है कि जितना भी कार्बन कार्बन है इसमें, सब कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम होगा या छोटा बड़ा होगा, सेम होगा। क्या होगा, क्योंकि सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी सबका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगला बात क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक और बात, ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जानते हो, इसको कोवैलेंट सॉलिड भी बोलते हैं। कोवैलेंट सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन बॉन्ड कैसा बना रहा है, कोवैलेंट। तो ये कोवैलेंट सॉलिड में भी आता है। तो इतना सारा बात आपको डायमंड के बारे में याद होना आवश्यक है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव तैयार किया जा सकता है। अगला इसका क्या है, ग्रेफाइट। क्या है भाई, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कभी देखे हो क्या, बताओ कहाँ देखे हो, पेंसिल में। स्लिपरी मटेरियल होता है या कि रफ होता है, स्लिपरी होता है। तो कोई भी चीज स्लिपरी होता है तो उसका यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, लुब्रिकेंट में। कहाँ यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट। वो लुबरा लुबड़ी नहीं, दूसरा वाला लुबरी है ना, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब जैसे मान लो मैं पूछूं तुम्हारा साइकिल का चेन जाम चल रहा है तो उसमें क्या लगाओगे, लुब्रिकेंट। कौन सा लुब्रिकेंट, ग्रीस, ऑयल, कुछ भी डाल सकते हो, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर मान लो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट है जहां हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं। तो वहां पर टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होगा, वहां पर जो चीजें रोटेट कर रही हैं उसके फ्रिक्शन को कम करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो क्या वहां पर ऑयल का यूज करना सही होगा, नहीं। रीजन क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर कोई भी लिक्विड चीज आप डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो वैसा जगह जहां पर हम लिक्विड लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का। तो ये कौन सा लुब्रिकेंट होगा, ये एक सॉलिड लुब्रिकेंट के तरह इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, तो ये हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल, है ना। और इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है, एक सेकेंड, 6 बनाया, 2 बना, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब समझ रहे हो ना। इस तरह से अरेंजमेंट इसका रहता है, 6 6 6 6 बन के एक तरह से पूरा से अरेंज होता है। एक लेयर, इसके ऊपर दूसरा लेयर, इसके ऊपर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस तरह से लेयरिंग बना रहता है किसका, ग्रेफाइट का। इसके अंदर अल्टरनेट क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड। क्या पाया जाता है भाई, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड पाया गया है तो पहला सवाल ये होगा कि कार्बन जो है, इसमें हर कॉर्नर पे क्या होता है, कार्बन होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो काउंट करोगे, मान लो यहाँ पर जो कार्बन है कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा, 3, एक तो पाई बना रहा होगा। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने का मतलब इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ज्योमेट्री जैसे उसका टेट्राहेड्रल था, इसका क्या होता है ज्योमेट्री, तो याद रखना भाई, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होता है। अगर नहीं है नोट्स में तो लिख लो एक पॉइंट बना के, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर। अगला सवाल आता है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या, तो कर सकता है। हम आपको रेजोनेंस पढ़ाए थे, रेजोनेंस में हमने क्या बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शिफ्ट होता है रेजोनेंस में, इधर से उधर कूदता है, उधर से इधर कूदता है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर कर रहा है यानी पाई इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं फ्री है, और अगर फ्री है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट आसानी से
हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट इजिली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ग्रेफाइट, है ना। अच्छा, और क्या है भाई। अब पूछा जाए क्या यहाँ कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम होगा या अलग अलग होगा, बिना देखे बताना है, सोच के। सेम होगा। सेम इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमेना हो रहा है। क्या हो रहा है, यानी यहाँ पर देखो रेजोनेंस का कंडीशन हम बताए थे ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर माइनस सिग्मा और पॉजिटिव, ये 3 4 कंडीशन बताए थे। इसमें एक कंडीशन देखो है पाई सिग्मा पाई, यहाँ जरा देखो, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, यानी यही वाला पाई एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ जाएगा। सिग्मा बॉन्ड तो सबका सेम होगा, और पाई वही पाई घूम रहा है चारों तरफ, तो हर का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम होगा, बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं होगा। तो याद रखना है कि अगर सारा सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सेम, सारा डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सेम, सारा ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सेम। अगर सिंगल डबल मिक्स है प्लस रेजोनेंस हो रहा है तो भी सबका सब बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सेम। अगर सिंगल डबल मिक्स है और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तब दोनों का बॉन्ड लेंथ अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। अगला, ग्रेफाइट is a soft and slippery. For this reason graphite are used as dry lubricant. Oil cannot be used at very high temperature. ये सब बात लिखा हुआ है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये भी बात लिखा हुआ है ग्रेफाइट के बारे में। अगला है फुलेरिन्स। अगला क्या है, फुलेरिन्स। फुलेरिन्स है ना, फ्लोरीन कोई नहीं पढ़ेगा, फ्लोरीन ना मत पढ़ लेना, यानी अपने एलिमेंट में फ्लोरीन भी आता है, मालूम है ना। फ्लोरीन क्लोरीन वो वाला फ्लोरीन नहीं, ये फुलेरिन्स है। इसमें कितने कार्बन का अरेंजमेंट होता है भाई, तो 60। कितना कार्बन होता है, 60। इसमें 2 टाइप का रिंग पाया जाता है, कौन कौन सा, एक तो आपको पेंटागन मिलेगा और एक हेक्सागन। ये दोनों आपस में मिला होता है, अब कैसे तो जरा समझना। ये बीच में, अच्छा पहले ये बताओ, सब लिखा हुआ है, कितना पेंटागन होता है और कितना हेक्सागन होता है, पढ़ो। पेंटागन 12 और हेक्सागन 20। यानी ये जो 60 कार्बन का चेन बन रहा है, 60 कार्बन का रिंग बनेगा, उसमें 12 आपको मिलेंगे पेंटागन और 20 मिलेंगे हेक्सागन। अब अरेंजमेंट कैसा होता है भाई, तो देखो एक पेंटागन बीच में होगा और अपने हर कॉर्नर पर हेक्सागन बना रहा होगा, 1 2, बस ऐसे समझाने के लिए, ये याद नहीं रखना है। यहाँ से बनाइए हेक्सागन, बन गया एक हेक्सागन। अच्छा, यहाँ से एक बनाते हैं, 1 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जो भी है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ये सब भी ज्वाइंट हो जाता है आपस में, पूरा एकदम रिंग की तरह बन जाता है ना। तो ये एग्जाम्पल है किसका, फुलेरिन्स का, जिसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन आपको देखने को मिलेगा। अगला बात, पाई बॉन्ड इसमें पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ हेक्सागन में, पेंटागन में नहीं पाया जाएगा। सिर्फ ये सब जो होगा इस सब में क्या पाया जाएगा, आपको पाई बॉन्ड पाया जाएगा, पेंटागन में पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम पूछे आपसे बॉन्ड लेंथ कार्बन का, तो क्या बताएगा, सेम या अलग अलग, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अब रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है, और डबल बॉन्ड भी और सिंगल बॉन्ड भी है, तो बॉन्ड लेंथ दोनों का अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है, 2 तरह का कार्बन एटम पाया जाएगा, एक तो sp3 और एक sp2। अगला, कितना, अब ये भी पूछता है कि फुलरेंस में कितना वर्टिसेस होगा, तो सब लिखा हुआ है देखो, 60 वर्टिसेस होता है, फेस कितना होगा भाई, तो 12 और 12, 12 आपका फेस किसका होगा, पेंटागन का, और 20 फेस किसका होगा, हेक्सागन का, तो 32। एजेस कैसे निकालेंगे, तो एजेस होता है 90। तो ये तीनों चारों चीज आपको एग्जैक्ट पूरा याद करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। नेक्स्ट, अच्छा, ग्रेफाइट को डायमंड हम बना सकते हैं, ग्रेफाइट को हम डायमंड बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, कंडीशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक आर्क यानी चिंगारी जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होता है वो, और किसके प्रेजेंस में, या तो हीलियम या तो आर्गन के प्रेजेंस में हम करेंगे, तो ग्रेफाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमंड में। पर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है ना, कम से कम 100 150 साल तक लगातार करते रहोगे तब जाके होगा।
तो उतना कोई करता नहीं। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो सब कोई ग्रेफाइट से डायमंड बना लेता, बहुत टाइम टेकिंग, इसलिए बनाया नहीं जाता। बस तरीका है कि हाँ ग्रेफाइट को आप डायमंड में बदल सकते हैं। उसी तरह से चारकोल यानी कोयला जो है वो भी डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सालों बाद, हजारों करोड़ों साल के बाद। ठीक है। अगला एक लाइन लिखा हुआ है, फ्लोरीन आर ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन बिकॉज हैविंग ए स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट एनी डैंगलिंग बॉन्ड। अब डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है भाई? तो सबसे पहला सवाल है कि फ्लोरीन जो कार्बन के एलोट्रॉप में सबसे प्योरेस्ट एलोट्रॉप किसका होता है? फ्लोरीन्स का होता है। अब डैंगलिंग बॉन्ड क्या होता है तो जरा पढ़ोगे, डैंगलिंग बॉन्ड्स आर फाउंड इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। देखो, ऐसा बॉन्ड जहां रेजोनेंस हो रहा है, ऐसा बॉन्ड जहां रेजोनेंस हो रहा है, या ऐसा बॉन्ड जहां पर एक ही टाइप का बॉन्ड मौजूद है। जैसे समझो ग्रेफाइट, सॉरी, डायमंड है, डायमंड में सारा बॉन्ड कैसा है? सिंगल है या ना? एक ही टाइप का बॉन्ड है। अच्छा, और जो आपका ग्रेफाइट है उसमें डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी, पर वहां क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। तो इन दोनों जगह पर डैंगलिंग बॉन्ड मिलता है। डैंगलिंग बॉन्ड इन दोनों को हम कह सकते हैं। लेकिन ऐसा बॉन्ड जहां पर बॉन्ड का मिक्सचर हो बट रेजोनेंस ना हो, उसको डैंगलिंग बॉन्ड में कंसीडर नहीं किया जाता। खैर उतना बड़ा डील नहीं है, जो याद करने का बात था सो था। अगला है दोनों के बीच का डिफरेंस, डायमंड और ग्रेफाइट। आ जाओ, पहला, डेंसिटी किसका ज्यादा होगा, ग्रेफाइट का डायमंड का? डायमंड का, क्योंकि डायमंड जो है हार्ड होता है ग्रेफाइट के रिस्पेक्ट में, है ना। दूसरा, कंडक्टिविटी किसका ज्यादा होगा? अच्छा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ डायमंड का, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बड़ा होता है ना, ग्रेफाइट में तो पाई बॉन्ड भी आ रहा है तो छोटा हो जाएगा। अच्छा, थर्मल स्टेबिलिटी किसके पास ज्यादा होगा? अच्छा, नहीं, ग्रेफाइट के पास, क्योंकि ग्रेफाइट के पास रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है। अगला, रिएक्टिविटी भी कौन ज्यादा करेगा? ग्रेफाइट करेगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? डायमंड का। सब बात याद रहेगा। यहाँ से हजारों ऑब्जेक्टिव तैयार कर सकता है, तैयार करना चाहेगा तो। इसी वो ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव के लिए है एक सब पॉइंट। तो कार्बन का एलोट्रॉप खत्म हुआ, अब कौन सा एलोट्रॉप बचा? एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस का कितने एलोट्रॉप होते हैं भाई? कौन कौन सा? वाइट, ब्लैक और रेड, तीन टाइप का होता है। वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है। अच्छा, व्हाइट फॉस्फोरस सबसे पहले लिखा हुआ है मोर रिएक्टिव, यानी तीनों टाइप का जो फॉस्फोरस का एलोट्रॉप होगा उन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? व्हाइट वाला फॉस्फोरस जो होगा वो मोर रिएक्टिव नेचर में पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट, व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है P4। क्या होता है? हम 4 P को अरेंज करना सिखा चुके हैं, याद है कि नहीं याद है? OH रहता है तब ना। OH अगर नहीं रहता है तो सीधे 4 को P कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे ना। यस और नो? यही पढ़ाए थे ना। तो ये व्हाइट फॉस्फोरस होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन तो क्या बताओगे? sp3, sp3 भाई लोन पेयर भी है, 3 बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो कितना हो गया? 4sp3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे चलते हैं। हाँ, ट्रांसलूसेंट व्हाइट कलर का होता है और पॉइजनस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है? पॉइजनस, पॉइजनस मतलब जहरीला, है ना। और व्हाइट कलर का मटेरियल होता है। उसके बाद है रेड फॉस्फोरस। कौन सा फॉस्फोरस भाई? रेड। तो रेड फॉस्फोरस पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म, P4N। पॉलीमर पढ़े हो? पॉलीमर क्या होता है? पॉलीथीन को कैसे बनाते हैं? बहुत सारे इथीन को मिला दो तो क्या बन जाता है? पॉलीथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? CnH2n। यही तो एल्कीन होता है ना। अगर इसको इथीन बनाना है तो n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, C2H4, है ना। डॉट 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 डॉट, बहुत सारे C2H4 को n टाइम अगर हम मिला दे तो क्या बन जाता है? पॉलीथीन। तो अगर रेड फॉस्फोरस भी पॉलीमेरिक फॉर्म है तो बहुत सारे P4 को अगर हम लोग n टाइम ऐड कर दें तो वो कौन सा फॉस्फोरस बन जाएगा? रेड फॉस्फोरस बन जाएगा, हाँ या ना। तो देखो वही चीज लिखा हुआ है। और ये लेस रिएक्टिव होता है। इसका कलर कैसा होता है? आयरन ग्रे लश्चर होता है और नॉन पॉइजनस होता है। और व्हाइट फॉस्फोरस व्हाइट लश्चर होता है और पॉइजनस होता है। उसके बाद क्या है? ब्लैक फॉस्फोरस। तो
रिंग बना लेता है बहुत सारा। पॉइजनस ये जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में जब बहुत सारा रिंग बनता है ना, तो बहुत सारा रिंग ऐसी थोड़ी ऐड हो जाएगा, बहुत सारे इथिन को पॉलीथीन में रख के हिला दोगे तो थोड़ी पॉलीथीन बन जाएगा। प्रोसेस होता है ना, हीट करना पड़ता है, सर्टेन प्रेशर देना पड़ता है, कैटेलिटिक चेम्बर में भेजना पड़ता है। तो इन सब चीज को देखते देखते जो जहरीला गैस निकलता है उसको हम लोग एक्सक्रीट कर लेते हैं, दूसरी तरफ निकाल लेते हैं, जो बनता है वो नॉन पॉइजनस बन जाता है। अकेला रहता है तो पॉइजनस होता है, बस इतना बात याद रखना है। ठीक है। ब्लैक फास्फोरस क्या होता है भाई? तो ये हेक्सागोन रिंग बनाता है, फास्फोरस का ही क्या बना लेता है, हेक्सागोन। तो बताओ फास्फोरस का हेक्सागोन कैसे बना सकते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बन गया। यही है। अब ये बहुत सारा जोड़ दो, इधर इधर हर तरफ से जोड़ के, यानी कितने टाइम, एन टाइम। यानी फास्फोरस का हेक्सागोनल रिंग बनाना है एन टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, ब्लैक फास्फोरस कहलाएगा। बस इतना सा बात। ब्लैक फास्फोरस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली क्वेश्चन व्हाइट और रेड से आता है। ठीक है, तो व्हाइट रेड का कंपेरिजन नीचे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। रिएक्टिविटी किसका ज्यादा होता है भाई? व्हाइट का। थर्मल स्टेबल कौन ज्यादा होता है? रेड होता है। ठीक है, उसका सॉल्युबिलिटी दोनों किस में सॉल्युबल है? पानी में नहीं घुलता है, इनसॉल्युबल। बोथ आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी सॉल्युबल नहीं है। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं है। सॉल्युबिलिटी इन CH2, CH2 का मतलब कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। CO2 को क्या पढ़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CH2 को क्या पढ़ोगे? कार्बन डाई। पूछता है कि कौन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब घुलता है, तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड में, सॉरी, व्हाइट वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है, रेड वाला कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, रेड वाला कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। अगला क्या है? ग्लो। तो व्हाइट वाला ज्यादा ग्लो करता है एज कंपेयर टू रेड। तो ये एलोट्रॉप्स है आपका व्हाइट और रेड का। अगला क्या है भाई? एलोट्रॉप्स ऑफ। तो सल्फर का दो टाइप का एलोट्रॉप होता है, एक होता है रोम्बिक, एक होता है मोनोक्लिनिक। रोम्बिक और रोम्बिक का ही दूसरा नाम क्या होता है? और अल्फा है रे। रोम्बिक, या इसी को हम लोग बोलते हैं येलो, या इसी को अल्फा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? मोनोक्लिनिक, सॉरी, मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर। तो ये दो टाइप का एलोट्रॉप आपको पढ़ना है, किसके बारे में? सल्फर के बारे में। या तो मोनोक्लिनिक बोलिए, या बीटा बोलिए, या रोम्बिक, येलो, या अल्फा बोलिए। ठीक है। तो आपको पता होगा जैसे फास्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है, तो सल्फर किस में एग्जिस्ट करता है? S8 में। किसमें? S8 में। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा जरा बताओ। 8 सल्फर को जोड़ना है, 8 सल्फर को जोड़ना है। कभी देखे हो S8 का स्ट्रक्चर? क्राउन शेप का बनता है ना। तो कैसे बनाते हैं देखो, S S, 1 2 3 4, एक यहाँ डाल लो, 5, और एक नीचे डालो, 1 2, अरे 2 और 3, इस तरह से ताज की तरह लग रहा है ना, टोपी की तरह। तो पूछा जाएगा कि सल्फर के एलोट्रॉप का या सल्फर का शेप कैसा होता है, तो क्या जवाब दोगे? क्राउन शेप। किस टाइप का? क्राउन शेप। दूसरा ट्रांजिशन लिखा हुआ है कि अगर अल्फा को 369 केल्विन हीट दे दो तो बीटा बन जाएगा, या बीटा को 369 दे दो तो, यानी मोनोक्लिनिक को रोम्बिक में, रोम्बिक को मोनोक्लिनिक में चेंज करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 369 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। अगला सॉल्युबिलिटी इन वाटर। दोनों का दोनों पानी में नहीं घुलता है। सॉल्युबिलिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों का दोनों पानी में घुल जाता है। स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर अगर बात करो तो ज्यादा स्टेबल कौन होता है? अल्फा। लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाए तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाता है? बीटा। ठीक है। बाकी बात S2 और S6। अच्छा, सल्फर को तुम दोनों फॉर्म में देखे होगे, एक S2 फॉर्म में और एक S6 फॉर्म में, और S8 में भी होता है। S2, S6, S8। S8 तो हम बता दिए। S6 जैसे देखो, H2, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है?
6, तो 6 का रिंग भी बना सकता है। और सल्फर कौन से ब्लॉक में आता है? 16 में कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना बनाता है? 2, तो सल्फर H2 भी बना सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको बहुत बड़ा डील नहीं है, इसको पढ़ लेना है। अगला है बॉइलिंग पॉइंट। बताओ बॉइलिंग पॉइंट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहला, शुरू से ऑर्गेनिक से ही समझाते आ रहे वही एक बात, मॉलिक्यूलर वेट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। और अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग घुस गया तो सबको हरा देगा, आगे निकल जाएगा। क्लियर है बात? तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो जैसा सवाल आता है ऑर्डर पे सजाने के लिए, हाइड्राइड बोलेगा 14th ग्रुप हाइड्राइड। क्या बोल रहा हूं मैं? 14th ग्रुप हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन। 14th ग्रुप में कौन कौन आता है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। हाइड्राइड बनाना है तो सी का हाइड्राइड क्या बनता है? CH4। क्या बनता है? CH4। SiH4, GeH, SnH, SbH, इसी तरह से बनेगा। हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? बोलो। लेकिन पिछला रिकॉल करा रहे हैं, ये जो Pb है ये PbH4 पे ज्यादा स्टेबल है या PbH2 पे ज्यादा स्टेबल है? रीजन? रीजन यही पढ़ाई हो रहा है, यही पढ़ाई चल रहा है, यही रिवीजन चल रहा है। क्या बोलो आदर्श? हाँ हाँ ठीक है, लोअर शिल्डिंग ठीक गए हो, जगह तक गए हो, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट वही बात है। लोअर शिल्डिंग ऑप्शन में नहीं रहा तो इनर्ट पेयर रहेगा, तो ये ऐसा बनाना चाहेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इनर्ट पेयर को भूल जाते हैं, इतना तक ही बात करते हैं। अब इन चारों को अगर बोले तुमको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट पे सजाने के लिए, तो कैसे सजाओगे? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो कोई मसला नहीं। जैसे जैसे नीचे बढ़ रहे हैं हमारा क्या बढ़ रहा होगा? मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चला जाएगा। इसके बाद कौन आता है? अगर 14th के बाद मान लो 15th में सजाने बोला तो 15th का हाइड्राइड क्या होता है? NH3, अमोनिया होता है ना भाई। NH3 के बाद क्या होता है? PH3, ASH3, SbH3। तो नीचे जैसे जैसे को अपन जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है? हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। पर NH3 में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। मालूम है कि नहीं मालूम? NH3 बहुत सारा NH3 रखा रहता है। तो फोन क्या पढ़ाए हैं हम, हमेशा रिपीट करते हैं, फोन। अगर इन तीनों में से कोई भी एलिमेंट है तो चेक करना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी NH3 का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। तो नहीं, ये एक गैप उड़ जाता है, ये यहाँ पहुंचता है NH3, PH3 और ASH3 दोनों को हरा देता है ना, सबसे आगे आ जाता है। तो असल ऑर्डर क्या होगा बताओ? सबसे कम PH3, फिर ASH3, तब कौन आएगा? NH3। और ये अपने बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट की वजह से आगे। समझ में आया बात? अब सवाल आता है वाई NH3 हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देन PH3। बहुत बार पिछले साल, पिछले के पिछले साल, पिछले से पिछले साल, हमेशा कि भाई नाइट्रोजन भी 15वें ग्रुप का है, फॉस्फोरस भी 15वें ग्रुप का है, नाइट्रोजन भी NH3 बना रहा है, फॉस्फोरस भी PH3 बना रहा है। एज पर रूल अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बट PH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम होता है। रीजन क्या दोगे? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब 3 मार्क्स में पूछेगा तो सिर्फ इतना तो नहीं लिखोगे, ड्यू टू हाइड्रो थोड़ा लमड़ा देना। एज वी नो डैट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। थोड़ा बना के दिखा दोगे कि देखिए भाई ये NH3 का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए एक और NH3 आ जाए बगल से, तो यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो हाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड बन जाएगा। इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इसी वजह से। और फॉस्फोरस में ऐसा कुछ नहीं होता है, आया ना? फॉस्फोरस हमारे फोन का पार्ट नहीं है, इसी वजह से दोनों पार्ट बना के लिख देना ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Sb सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इन दोनों को तो हरा दिया लेकिन इसको नहीं बढ़ा पाया।
नहीं, तो अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आर्सेनिक को भी हरा दिया है। आर्सेनिक भी उससे पीछे जा चुका है, लेकिन एंटीमनी को ओवरकम नहीं कर पा रहा है। ये प्रैक्टिकल डेटा है इसी तरह से। अभी देखो, अभी एक और मजा आएगा। अगला इसके बाद 15 ग्रुप के बाद कौन सा ग्रुप आता है? 16 ग्रुप का हाइड्राइड बनाओ, क्या क्या हो सकता है? H2O, पानी होता है नहीं होता है? अच्छा, HO स्टाइल H2S, O स्टाइल से H2SE, तेल पॉलिश H2TE, इतने भी रुकते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ये होना चाहिए, पर हमको पता है यहाँ पर क्या मौजूद है, ये सबसे हाईएस्ट हो जाता है अपने ग्रुप में, ये सबको हरा देता है। नहीं दे रहा हूँ, बात मानो, सबसे हाईएस्ट हो जाता है ग्रुप में, सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए 16 ग्रुप में सबसे हाईएस्ट हाइड्राइड, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो वाटर का होगा। रीजन वही, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी के तरह ये तो सबका गुरु है ही। देखो फोन पढ़े थे ना भाई, फोन तो नाइट्रोजन एक पीछे आया, ऑक्सीजन उससे ज्यादा, और फ्लोरीन तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? HF। तो ऐसे ही सबको हरा देगा। अगर 16 ग्रुप का बात करें तो HF, HCl, HBr, HI, तो ये सबसे आगे चला आएगा। HI हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड याद रहेगा, है ना? यही पैटर्न होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट का पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, अगला बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ खुद से बताओगे, हम तुमसे पूछते हैं, नोट्स मत देखो, खुद से अकल लगा के यहाँ पे थोड़ा जवाब दो। NH3 है, किसका कॉल आ रहा है भाई? ये PH3 है, इंपॉर्टेंट कॉल है तो चले जाओ बाहर। NH3 और PH3, सवाल है इन दोनों में ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बड़ा। हम्म, देखो भाई, N का एटॉमिक नंबर, समझना ध्यान से, पूरा प्रैक्टिकल समझा रहे हैं। 7 का मतलब बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, और इस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5, 2, 3, 4 और इससे कितना हाइड्रोजन लगा है, 3। तो हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस और एक ये यहाँ बॉन्ड बना लिया। कोई दिक्कत है क्या? एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। असल में सेंटर से बनता है, चलो मान लो ये लेंथ है, ये लेंथ। अब फॉस्फोरस में इससे बड़ा शेल होगा, फॉस्फोरस में इससे बड़ा शेल होगा, क्योंकि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। तो इससे बड़ा होगा तो न्यूक्लियस दूर भाग जाएगा, न्यूक्लियस दूर भागेगा तो ये वाला लंबाई बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो इसमें बड़ा बॉन्ड लेंथ होगा और इसमें छोटा। तो क्या समझ में आया कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बॉन्ड लेंथ। और पूछा जा सकता है, अच्छा बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने का एनर्जी कहाँ ज्यादा लगेगा, जो नजदीक नजदीक है उसमें या जो दूर है उसमें? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे डिक्रीज करेगा। और पूछ सकता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए, मजबूती नीचे जाने पर, जो ज्यादा नजदीक होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा, जो दूर बड़ा हो जाएगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, अगला पूछेगा एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर, ज्यादा एसिडिक कौन, नीचे वाला या ऊपर वाला? ज्यादा एसिडिक कौन, सोच समझ के जवाब दो। एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे जाने पर बढ़ेगा या घटेगा? एस बढ़ेगा। एसिड किसको बोलते हैं, जो आसानी से H+, आसानी से H+ कौन देगा, जो दूर दूर बॉन्ड पे खड़ा है, जो इतना लंबा बॉन्ड पे H है और एक इतना बड़ा पास में H है, आसानी से H+ कौन निकल सकता है, दूर वाला। दूर किसके पास, नीचे जा रहे हैं तो हमारा बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, यानी नीचे जाने पर H+ का रिमूवल आसान होगा या भारी, आसान। तो नीचे जाने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जब हम ऊपर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो पूछा जाता है, हम अमोनिया में भी बताए थे कि NH3 इज अ बेसिक गैस, बताए थे ना कि अमोनिया क्या होता है, एक गैस होता है जो बेसिक फॉर्म में होता है, ओनली 1% यही होता है ना, बताए थे। तो जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं वैसे वैसे हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, नीचे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पर आपका पी ब्लॉक होता है खत्म।
जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बाकी बता रहे, सबर रखो। ऑब्जेक्टिव, यहाँ से इससे आगे ऑब्जेक्टिव बनने का कोई गारंटी। इसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्टिव पैटर्न पे। इसके बाद सब्जेक्टिव पैटर्न पे वही रिएक्शन वगैरह याद करना होगा, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। तो कुछ कंपाउंड है, जैसे बोरेक्स नाम सुने हो, बोरेक्स का नाम सुने हो, बोरेक्स। डाइबोरेन का नाम सुने हो, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे थे कि जब डाइबोरेन होता है तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगाते हैं। तो डाइबोरेन, बोरेक्स और बोरिक एसिड का नाम सुने हो, बोरिक एसिड। इनऑर्गेनिक बेंजीन का नाम सुने हो, ऑर्गेनिक बेंजीन तो सुने हो C6H6, इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा कंपाउंड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, एक दो गो रिएक्शन करेंगे, पी ब्लॉक को खत्म करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डाइबोरेन। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी यहाँ से आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। डाइबोरेन क्या होता है फॉर्मूला, B2H6, याद रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, डाइबोरेन। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो BHHHBH, बोलो कोई दिक्कत है, बता भाई कोई दिक्कत है या समझ गए स्ट्रक्चर। अरे बहुत बड़ा दिक्कत है, बहुत बड़ा दिक्कत है, वो सब नहीं, उससे भी बड़ा दिक्कत है। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है क्योंकि पास के एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना हाइड्रोजन के पास। तो वो इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी, हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। सुने थे कभी नाम? हम्म, ठीक है। रियल जिंदगी में कभी सुने थे? इससे पहले केमिस्ट्री पढ़े होगे तो सर बनाना बॉन्ड के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए? कोई बात नहीं, हम बताते हैं बनाना बॉन्ड। अब बनाना बॉन्ड का मतलब क्या है कि भाई इस हाइड्रोजन का औकात है एक इलेक्ट्रॉन देने का, और इससे डिमांड कर रहा है दो लोग। तो ये 10 मिनट के लिए इसके पास रहेगा, 10 मिनट के लिए इसके पास रहेगा, कूद के इधर आएगा, कूद के इधर जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होगा, समझ रहे हो बात। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर के लिए इस बोरॉन से पार्टिसिपेटेड रहता है, थोड़ा देर इस बोरॉन से, फिर थोड़ा देर इससे, फिर थोड़ा देर उससे। तो जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टमेंट इधर से उधर होता है तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्लियर है बात। तो पूछा जाएगा कि डाइबोरेन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो क्या जवाब दोगे, बनाना बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, या दोनों? दोनों। ये सब तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है ना, एक बनाना बॉन्ड भी और एक कोवैलेंट। अच्छा, दूसरा सवाल पूछा जाता है, क्या डाइबोरेन जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशी है? रिच मतलब एक्स्ट्रा, डिफिशियंट मतलब कमी। तो भाई कमी है, एक ही इलेक्ट्रॉन को नचा रहा है इधर से उधर, यानी कैसा स्पीशी होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशी। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड के तरह या लुईस बेस के तरह? लुईस एसिड के तरह। लुईस एसिड का क्या कॉन्सेप्ट था, क्या था कॉन्सेप्ट? कम इलेक्ट्रॉन रहता है तो नहीं भैया, लुईस एसिड का क्या कॉन्सेप्ट है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं? अरे जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको लुईस एसिड बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसको लुईस। तो NH3 के पास एक लोन पेयर रहता है तो डोनेट कर देता है तो वो लुईस बेस होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहेगा, हाँ या ना? तो किसके तरह बिहेव करेगा, एज अ लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर। एक बहुत बड़ा बात इसमें लिखा हुआ है कि डाइबोरेन हैज हायर हीट ऑफ कंबशन पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल, सो इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। रॉकेट में जिस फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो यही होता है जिसका नाम होता है डाइबोरेन। तो इतना कुछ बात नहीं याद रखना है पर यूनिट वेट ये वो, बस इतना याद रखना है कि रॉकेट फ्यूल में डाइबोरेन का इस्तेमाल किया जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन आता है, मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। क्या है क्वेश्चन? तो आई थिंक आपको पता होगा, मिथाइलेशन नाम में ही छुप रहा है। मिथाइलेशन का मतलब क्या है, मिथाइल होगा, मिथाइल क्या होता है, CH3।
इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? डाइबोरेन के साथ। किसके साथ? डाइबोरेन क्या होता है? B2H6। अच्छा, CH3 अगर यहाँ जाके अटैच होगा तो कुछ तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। जैसे मान लो ये CH3 है और ये H, भाई स्किप मत करो, समझ लो यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इस CH3 को हम यहाँ पे ले जाके रखेंगे तो इस H को तो रिमूव करना पड़ेगा, और H अपने मन से तो नहीं हटेगा, H को कोई तो चाहिए जो लेके जाए। तो CH3 मिथाइलेशन है, तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे जिसका क्या नाम होगा? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन। मिथाइलेशन कर रहे हैं, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप बोरेन पे जाके लगेगा। तो मिथाइल ग्रुप ये CH3 यहाँ पर आकर अगर लगना चाहेगा तो इस H को तो हटाना पड़ेगा ना, और ये H कैसे हटेगा? इसको कोई तो चाहिए माइनस वाला, तभी तो ये प्लस होकर अट्रैक्ट होगा ना। तो Cl किस में ब्रेक होता है? माइनस में। तो HCl बन जाएगा और CH3 वहां जाके क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर बोले CH3Cl हमने क्या ले लिया है? एक्सेस में, एक्सेस में हमने इसको ले रखा है, और इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? B2H6 के साथ। तो इन चारों कॉर्नर पर क्या लग जाएगा जाकर के? मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। जाओ, तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3, और यही कहलाता है मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। अगर एक्सेस में है तो सबको निकाल दो, 2 मोल है तो 2 हाइड्रोजन हटा दो, 3 मोल है तो 3 हाइड्रोजन हटा दो, 1 मोल है तो 1 हाइड्रोजन हटा दो। यही कहलाता है मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। Cl जो है वो कितना H हटा? 4H हटा, तो क्या बन गया होगा? 4HCl बन के निकल गया। रिएक्शन बैलेंस क्लियर? बोले कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं मिथाइलेशन ऑफ डाइबोरेन। उसके बाद ये सिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, इसको आप स्किप कीजिएगा। जो स्किप करवा रहे हैं उसको कट कर देना, उसको कभी पलट के मत देखना, कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है ना। हम जब नोट्स बनाते हैं तो फॉर्म फॉर्म में बहुत कुछ लिख देते हैं, तो बाद में पता चलता है कि सिलेबस में नहीं है। चलिए, एक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, B2H6 का 3 रिएक्शन। B2H6 का 3 रिएक्शन, इसको तो भाई रट के जाना, इसको रट के जाना। B2H6 जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स देगा सीधे अगर आएगा तो। ठीक है, B2H6 का रिएक्शन अमोनिया के साथ, किसके साथ? अमोनिया किसको बोलते हैं? 3 कंडीशन में रिएक्शन कराने बोलेगा तुमसे, CBSE वालों से नहीं बोलेगा, बिहार बोर्ड वाले से बोलेगा। कोई बात नहीं, आज भर सबर कर लो, कल से DF शुरू हो जाएगा। DF तो है ना? ठीक है, 3 कंडीशन, एक लो टेम्परेचर, एक कहां पे बात कर रहा हूं मैं? लो टेम्परेचर, एक लगभग लगभग कितना डिग्री? 200, और एक 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। इन तीनों कंडीशन में क्या क्या बनता है? तो देखो भाई, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। क्या कर रहा है तुम फोन में? नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? ग्रुप में तुम नहीं ऐड है? चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारा ओपन बोर्ड है, जो करना है करो। हाँ भाई, तो पहला खुला हुआ बोर्ड है, आसमान के नीचे बैठ के एग्जाम देगा, ठीक है ना? चलो ध्यान दो, पहला कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर पे क्या बना रहा है देखोगे? कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, बातें नहीं। यही बना रहा है ना? अच्छा, BH4 बनाएगा, चलो प्लस माइनस। भाई याद रखना है, ध्यान दो यहाँ, जब भी आप डाइबोरेन का रिएक्शन अमोनिया के साथ लो टेम्परेचर पर कराइएगा तो बोरॉन का कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरह से, BH2NH3 होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस। ठीक है, इस तरह से। अब इसका नामकरण कैसे करते हैं ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जा चुका होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो उसको हम पढ़ाएंगे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, तो कैसे इसका नाम करते हैं, कैसे IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, ये पढ़ाएंगे वहां। नेक्स्ट,
जब 200 डिग्री सेल्सियस पर करता है तो क्या बनाता है, B3N3H6। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग इन ऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और 200 डिग्री सेल्सियस पे करेगा तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बना देगा। क्या बना देगा, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। हाँ 200 से ज्यादा पर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो ये तीनों बात आपको एज इट इज छाप लेना है दिमाग में, जैसे छापिए, लिख के रट के, ये आपकी मर्जी। अब सवाल आता है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन किसका आइसो स्ट्रक्चरल है। अगला सवाल, इनऑर्गेनिक बेंजीन किसका आइसो स्ट्रक्चरल है। आइसो मतलब सेम, किसके तरह उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो क्या जवाब दोगे, बेंजीन के तरह। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो बताओ, यही करते हो, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड देते हो, और चारों तरफ बोलो कोई दिक्कत है क्या। अगला जो हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन, उसका क्या फॉर्मूला है, B3N3H6। तो B3N3, तो देखो इस तरह से बनेगा, BNBNBN। लग रहा है स्ट्रक्चर सेम। अच्छा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाइए, तो एक लगाएं, एक छोड़ के दो लगाएं, एक छोड़ के दो लगाएं, हो गया B3N3। H कितना, 6, तो एक H, दो H, बोलो किसके आइसो स्ट्रक्चरल दिख रहा है तुमको, बेंजीन का आइसो स्ट्रक्चरल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा, अगला पूछता है कि बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या रिलेशन होता है आइसो स्ट्रक्चरल के अलावा। बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में आइसो स्ट्रक्चर तो है, इसके अलावा और क्या सिमिलरिटी होता है, वो तो ठीक है, एक और होता है जो आपको याद रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों में जितना इलेक्ट्रॉन होगा दोनों में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। C6H6 में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 42, और B3N3H6 में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 42 इलेक्ट्रॉन होता है। कैलकुलेट करने आते हैं या वो करके बताएं, कैसे 42 आया, हमको पता है, आधों को नहीं आता होगा 42 कैसे आया। कार्बन, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, यानी एक कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना कार्बन, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, और एक हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना है, 36। उसी तरह से जब आप उसका निकालिएगा तो भी आपको कितना मिलेगा, 42 मिलेगा। इसीलिए वो क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाता है। कोई दिक्कत। और क्या सिमिलरिटीज है भाई, तो ये भी एरोमेटिक होता है, ये भी एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक के बारे में भी पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, हकल्स रूल, याद करो, हकल्स रूल पढ़ाए थे। एरोमेटिक चेक करने के लिए क्या चेक करते, सबसे पहला ध्यान दो, रेजोनेंस होना चाहिए, है रेजोनेंस, प्लेनर होना चाहिए, है प्लेनर, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भाई, तो 6n पाई, 6n पाई या 2n पाई, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ 6n पाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। ये तीनों कंडीशन होने के बाद, और एक और कंडीशन होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। तो साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, प्लेनर भी है, और इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप काउंट कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, 4, 6, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। हाँ भाई, पाई इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड 3 है ना, बॉन्ड 3 है ना, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। क्लियर है बात।
तो इस तरह से हम लोग क्या चेक करते हैं कि एरोमेटिक है या एरोमेटिक नहीं है। तो बेंजीन भी एरोमेटिक होता है और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी आपका एरोमेटिक। तो ये सब सिमिलरिटीज आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का दूसरा नाम होता है ब्राजाइन या बोराजोल। ये दोनों नाम उसी का होता है, ब्राजाइन बोलो या बोराजोल बोलो। ठीक है। बनाने का फॉर्मेशन आपको पता है कि डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कर दीजिए, कितना डिग्री सेल्सियस पे, 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको। अगला है बोरिक एसिड। अगला क्या है बताओ फॉर्मूला, अभी तक तो याद होना चाहना चाहिए। H3BO, H3BO कि 4। कैसे चेक कर रहा है बताओ, ठीक है 3 होता है, कैसे चेक कर रहे हो। बोरिक एसिड, बोरॉन जो है वो मैक्सिमम में होना चाहिए, तो 4 रखने पे मैक्सिमम आएगा क्या, नहीं, कितना रखने पे आएगा, 3 रखने पर। लेकिन यहीं पर अगर हम बोरिक एसिड में H3BO3 किए हैं, फॉस्फोरिक एसिड में क्या करते हैं, PO4 करते हैं। तो ये सब क्लियरिटी है ना कि हाँ भाई कहाँ क्यों यहाँ 4 क्यों यहाँ 3, क्लियर है। चलो, तो बोरिक एसिड के बारे में कुछ बात पढ़िएगा भाई। पहला कि वीक मोनोबेसिक एसिड होता है, वीक मोनोबेसिक एसिड। अब समझो, पहले ये भी समझ लो, मोनोबेसिक एसिड जैसे HCl, इसको अगर हम पानी में घुलाएं तो ये क्या बनाता है, +Cl-। कितना H प्लस दिया, कितना दिया, तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई, 1। है तो एसिड, लेकिन कितना H प्लस डोनेट किया, 1। तो अगर पूछा जाए बेसिसिटी, उल्टा होता है नाम थोड़ा सा, तो इसकी बेसिसिटी क्या है, 1। या इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक, क्या बोल सकते हैं, मोनोबेसिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोबेसिक का मतलब कि एसिड तो है पर H प्लस कितना निकाला, 1। अगर मैं बात कर लूं इसी तरह से H2SO4, इसको आप डालिए क्या निकलता है, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, कितना H प्लस निकाला, 2। तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई, तो ये कौन सा एसिड होगा, डाई बेसिक या मोनोबेसिक, डाई बेसिक, समझ गए। 3 निकाला तो ट्राई बेसिक, 4 निकाला तो ऐसे बढ़ते चला जाए, कोई दिक्कत है क्या। तो अभी ये बात समझ में आ रहा है कि H3BO4 मोनोबेसिक का क्या मतलब है, यानी यहां से कितना H प्लस निकल रहा होगा, 1 H प्लस निकल रहा है। कितना H इसके पास, 3, निकल कितना रहा है, तो समझना वो भी एक इसका नहीं होता है, वो भी एक H प्लस ये खुद से नहीं निकालता है। समझोगे कैसे, H3BO3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बताना, हाँ या ना। अच्छा, BOH का स्ट्रक्चर कैसे, इसका स्ट्रक्चर सिखाए थे इस तरह से, कोई दिक्कत। बी अपना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, लेकिन मैक्सिमम आप 4 कर सकते हैं। 4 करने के लिए आपको इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, यानी इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। यानी ये आपको ये भी बना सकता है BOH4, लेकिन इस पर क्या रखना होगा, इसको माइनस। ये सब बात तो मालूम है। अच्छा भाई, ये जो BOH होल थ्राइस है, इसको हम कहाँ डाल रहे हैं, H2O। H2O कैसे टूटता है आपको पता होगा, H प्लस और OH माइनस। तो इसको खुद का H प्लस निकालना था, लेकिन ये H प्लस ना निकाल के इस OH माइनस को अपने पास बुलाया और क्या बना लिया, BOH4 माइनस। और पानी का जो H प्लस है उसी को डोनेट कर दिया, खुद का H प्लस नहीं निकाला, पानी के H प्लस को क्या किया, बाहर कर दिया। और कितना H प्लस निकला, 1। खुद से निकालता तो मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं, खुद से निकालता तो मोनोबेसिक, लेकिन खुद से नहीं निकाला, सामने वाले से निकाला, इसलिए वीक हो जाएगा। वीक मतलब कमजोर होगा, खुद का H प्लस नहीं निकाला, दूसरे का निकाल दिया। और कितना निकाला, 1, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीक मोनोबेसिक एसिड। बोलो क्लियर है बात, बोलो कोई दिक्कत। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, 2D स्ट्रक्चर होता है। और ये इसको देख कर डरना मत, ये हम ऐसे फॉर्म फॉर्म में बना दिए हेक्सागोनल रिंग, कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान चीज है। H3BO3 का स्ट्रक्चर तो पता है ना भाई तुमको, B बीच में लोगे, OH OH OH, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, HOB, समझना ध्यान से,
कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ओ एच ओ एच, देखो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हो बात? उसी तरह से यहाँ पर H है, तो यहाँ पर हम एक ऑक्सीजन को लाएं, बी एच ओ एच ओ एच, ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? तो इसी तरह से बना के हम एक गोला तैयार कर दिए जो हेक्सागोनल टाइप का बनता है। इसी को हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं। ये बनाने का उतना जरूरत, बस याद रखना है कि हाँ भाई H3BO3 अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और एक हेक्सागोन का तैयार कर लेता है, इसलिए हेक्सागोनल रिंग में ये शुमार किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। बस इतना ही याद रखना है आपको बोरिक एसिड के बारे में। हम्म, चार चार, बताओ नहीं समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? अरे वो दो नहीं, उसको हम घसे हैं कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। मोटा बनाने का मतलब कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया जा रहा है। कहाँ? कहाँ तीन बन रहा है? दो ही बन रहा है। वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद दो, वो डॉट डॉट हम ऐसी बना दिए हैं 3D दिखाने के लिए, वो बॉन्ड नहीं है, 2D स्ट्रक्चर है। क्लियर बात? अगला है बहुत अच्छा चीज, बोरैक्स। अगला क्या है बताओ? सब आपको याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं। और एक और बड़ी बात, अब तुम लोग का टेस्ट नहीं होगा, नहीं होगा अब टेस्ट, नहीं दिखाते हो अच्छा परफॉर्मेंस, मरने का कोई शौक नहीं है तुम लोग का। अब टेस्ट के बजाय क्लास जो चल रहा है चलेगा। वीक में लास्ट दिन जिसका नाम है सैटरडे, उस दिन जितना PYQ हो सकेगा हम लोग क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। और जैसी क्लास खत्म, वीक में एक दिन मैराथन भी होगा, फिर से शुरू से लगातार 3 घंटे, एक दिन 3 घंटे पूरा मैथ चलेगा, तो एक दिन 3 घंटे पूरा केमिस्ट्री चलेगा नॉन स्टॉप। पहला चैप्टर से फिर से रिवीजन, फिर से रिवीजन, फिर से रिवीजन, फिर से रिवीजन। बात से समझो, दोबारा समझो, नहीं समझ में आया तो जैसे मान लो मंडे से शुरू कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन नॉर्मल जैसे क्लास चलता है चलेगा, 5 दिन। छठे दिन आपका PYQ होगा, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन भी लिया जाएगा, CBSE बोर्ड का भी क्वेश्चन लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, जिसका जो डिपार्टमेंट है, हम अपना डिपार्टमेंट डील करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री का। अगर मैथ वाले सर किए तो किए, ना तो मैथ भी हम कर देंगे, ठीक है? हो गया। उसके बाद जब ये जो अभी नॉर्मल क्लास का रिवीजन खत्म हो गया, हो ही जाएगा, अब ज्यादा से ज्यादा 2-4 हफ्ता है, 2 हफ्ता और उसमें हम निपटा देंगे, 2 हफ्ता में निपट जाएगा, कुछ बड़ा नहीं है। उसके बाद मैराथन चलेगा, 3 घंटा केमिस्ट्री, 3 घंटा में जितना चैप्टर खिंचा जाए, सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट लाइन से जितना चैप्टर रिवीजन हो जाए, पूरा केमिस्ट्री एक बार खत्म हो जाएगा, पूरा फिजिक्स हो जाएगा, फिर पूरा मैथ हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर होगा, फिर शुरू हो जाएगा। जितना रिवीजन हो सकेगा एज पर स्पीड के हिसाब से किया जाएगा। टेस्ट तुम लोग दे नहीं रहे हो बढ़िया से तो कोई फायदा है नहीं, अपने मर्जी से जितना इंसानियत से पढ़ सकते हो पढ़ो, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो भाई बातें बंद। बोरैक्स, 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 बोरैक्स का फॉर्मूला बताओ। Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O भाई पढ़ लो, फालतू बात नहीं करो। ये किसका फॉर्मूला है? बोरेक्स का फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर पूछा जाता है, बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाइए, बना के दिखाइए। देख के बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, खुद से ट्राई करो। चलो ट्राई करो। क्या बात कर रहा है खुसुर फुसुर, काम दिए हूं करो ना। तो भाई आप इस स्ट्रक्चर को अगर देख के जाइएगा बनाने के लिए,
बोरेक्स का तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बोरेक्स जो है अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी बगल में लिखा हुआ है, देखो कैसा है, B4O5OH4, क्या है, B4O5OH4, और बाहर में इससे हमको कोई मतलब नहीं है, पानी है, बह के निकल जाए, भाइपर बन के निकल जाए, मेन स्ट्रक्चर हमारा B4O5OH, बी कितना है 4, लगा देंगे, एने भी लगा देंगे 4, ठीक है। इन चारों के बीच में क्या लगाना है, कितना ऑक्सीजन लग गया, एक और बचा, एक और लगा देते हैं बीच में। अच्छा अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक बोरॉन कितना बना चुका है बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3, 2, कितना बना सकता है, 2 Na भी तो है। अच्छा चलो पहले इसको बना लो, रुको, OH4 है, OH4 है, पहले वो भी समझो, OH कितना है, तो चलो 4 OH लगा लो भाई, OH OH OH, क्लियर है। अच्छा भाई ये कितना बॉन्ड बना लिया है, कितना बनाना चाहिए, तो इस पर एक क्या आएगा, समझ रहे हो बात, इस पर भी एक माइनस, इसने कितना बनाया है, इसने कितना बनाया, अब 2 Na लगाना है, तो बताओ क्या 4 से ज्यादा इधर जोड़ सकते हैं क्या, तो 2 Na, एक इस वाले बोरॉन पर, एक इस वाले बोरॉन पर, अब जैसे इस पर हम एक Na लगाने आएंगे तो ये भी कितना बॉन्ड बना लिया 4, ये भी कितना बॉन्ड बना लिया 4, दिस इज द स्ट्रक्चर। बाहर ले लो, मेटल को बाहर लिख लिया जाता है, हो गया, कोई मसला नहीं है, समझ गए, माइनस दिखा दिए है ना, चारों बोरॉन पे माइनस दिखाए कि नहीं दिखाए बताओ, चारों पे माइनस दिखाने का क्या मतलब है कि 3 बॉन्ड है, एक माइनस यानी एक कुछ तो आके ऐड होगा, तो माइनस के पास कौन ऐड हो सकता है, प्लस ऐड हो सकता है, अब Na प्लस हो, K प्लस हो, जो भी प्लस में होगा वहीं पर जाके अटैक करेगा, बात खत्म। सवाल आता है भाई, कितने इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, बताओ sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन, हम्म, ध्यान से देखो सब जवाब दो, स्ट्रक्चर देखो अपने कॉपी में, यहाँ पे तो मैंने लगा दिए, एने को हटा भी लो तब भी समझ के बताओ, हम्म, कौन कौन, हम्म, एक भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो नोट्स में हो सकता है गड़बड़ हो, उसको काट दीजिए आप, समझ रहे हो बात, यहाँ पर हमने Na लगाया है, वहां पे Na नहीं लगाया है। sp3 पूछा जाए तो, चलिए 4, BOB बॉन्ड पूछा जाए तो, BOB, BOB 1 2 3 4, और एक बीच में भी तो है, BO बॉन्ड पूछा जाए तो, ध्यान से, और 14 भैया, 14 बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 2 4, 2 6, 2 8, 10 2 12, 2 14, क्लियर है। sp3D में जाता है, पर छोड़ो ना, उतना अंदर नहीं जाना है, sp3 कंसीडर कीजिए, उतना बड़ा बात नहीं, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप ये सब रिएक्शन पिएक्शन में मत डरो, ये सब छोड़ छाड़ दो, भागो सब, ये सब छोड़ दो। हाँ एक चीज आप याद रख सकते हैं, बोरैक्स बीड टेस्ट लिखा हुआ होगा, बोरैक्स बीड टेस्ट, तो बस ये बात याद रखना कि बोरैक्स बीड टेस्ट हम लोग करते क्यों हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि डी ब्लॉक एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन हो जाए। सवाल आता है कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा, तो उस टेस्ट का क्या नाम होता है, बोरैक्स बीड टेस्ट, ठीक है, हो गया बस खत्म। सिलिकॉन्स तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलिकॉन्स इज नॉट इन योर सिलेबस। अब एक बार जरा सर वाला मुझे नोट्स दिखाना आलोक,
कोई नहीं लाया है? मोबाइल में है तो दिखाओ, मोबाइल में ही दिखाओ, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा तो मैं मेरा भूल जाओ, तुमसे मांग रहे हैं, तुम दिखाओ, हमको कुछ मत बोलो।
हम्म, चलो भाई। ला नोट्स दो आलोक, इधर दे दो नोट्स। ये हटाओ। अच्छा थोड़ा सा गेट बंद करो। हाँ, थोड़ा सा कुछ सवाल का जवाब दोगे। ग्रुप 18 को कौन से नाम से जानते हैं? नोबल गैस। ग्रुप का नाम पूछ रहे हैं, ग्रुप 18 के ग्रुप का क्या नाम है? नोबल। अच्छा, ग्रुप 17 को? हेलोजन। हेलोजन स्पेशल नाम पूछ रहे हैं, फैमिली तो तुम एक पकड़ के बोल ही लोगे। 17 को हेलोजन, 16 को? आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। ग्रुप 16 का क्या नाम होता है? फैमिली तो ठीक है, आदमी पकड़ के बोल जाए, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली। जिस तरह से हेलोजन स्पेशल नेम है, लिख लोगे, जिसके इसके पास नोट्स है उसमें लिख लो एक बार, बेहतर रहेगा। ग्रुप 16 को कैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। कैल्कोजन, ये ग्रुप 16 है। 17 को हेलोजन, 18 को नोबल, 15 को निक्टोजन। ये आपको इतना याद रखना है, बाकी नहीं याद रखना है। बाकी कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली है ना, यही चार का स्पेशल नेम है, निक्टोजन, कैल्कोजन, हेलोजन और नोबल गैस। पूछता है इसलिए बताया। ठीक है भाई। निक्टोजन पी साइलेंट है, पी साइलेंट है, निक्टोजन पर लिखाता है PNI। पर पी को पढ़ना नहीं है, पी साइलेंट रहेगा। क्लियर है? चलो भाई, फिजिक्स का बात करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। इससे पहले सबका रिवीजन हो चुका है, टेस्ट हो चुका है, फिर से होगा रिवीजन खत्म हो जाने के बाद, तो ठीक है, घबराना नहीं है। तो बताइएगा भाई, मैग्नेट क्या होता है? सिर्फ ओरल डिस्कशन होगा, क्योंकि सब बहुत आसानी से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं? हाँ, तो बताइएगा मैग्नेट क्या होता है, अपने अपने भाषा में जो आता है बोलना शुरू करो। पीछे से मलिकाना, बोलो मैग्नेट क्या होता है, जो आता है बोल दो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े, इधर देखो, इधर क्या होता है मैग्नेट, क्या समझते हो मैग्नेट से? जो मैटर को अपने तरफ, कौन से मैटर को? ये भी एक मैटर है, इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? तुम भी मैटर हो, तुमको अट्रैक्ट करेगा क्या? तुम स्पेसिफाइड करो कौन से मैटर को। बैठ जाओ, तुम बोलो सुधांशु। स्पेशल मेटल बताओ, क्या होता है स्पेशल मेटल? हाँ, हाँ, कॉपर को अट्रैक्ट करता है। हाँ, डायमंड। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? गौरव आशीष, बोलो। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेट? हाँ, मैग्नेट एक मटेरियल है, ठीक है। हाँ, हाँ, वेरी गुड। खड़े ही रहोगे, बैठना नहीं है अभी। हाँ, देखो भाई, रिवीजन क्लास है फिजिक्स का, फिजिक्स हम बहुत आराम आराम से पढ़ाए हैं, मानते हो नहीं मानते हो? आराम से समझा के सारा डाउट, सारा चीज क्लियर करके पढ़ाए, तो नोट्स में मौजूद होगा सब कुछ। तो जितना बेसिक लेवल से जो समझ में आता है, जो नहीं आता है तो खुल के बोलना है, ठीक है। क्योंकि अब फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा फिजिक्स पढ़ने का, जो है सो लास्ट है। रिवीजन होगा पर प्रॉपर स्टडी तो अब नहीं करवाया जाएगा ना तुमको। प्रॉपर स्टडी नहीं होगा, रिवीजन, रिवीजन में तुमको जो पढ़ के भी आना है,
खुद से नोट्स पढ़ के आना है और कोई डाउट है तो उसको डील करना है। बोलो तुम क्या समझते हो मैग्नेट से, बाकी नहीं बोलेगा कोई कुछ। हाँ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है। देखो तीन चीज हम लोग सीखे, तीनों सही बात बोला। सुधांशु की क्या करता है मैग्नेट, अट्रैक्ट करता है आयरन कोबाल्ट निकल के बने हुए ऑब्जेक्ट को, बिल्कुल सही। ये क्या बोला कि मैग्नेटिक एक मटेरियल है जो अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और आयरन कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट करता है। ये बोला कि मैग्नेटिक फील्ड तो बनाता है, इसके अंदर दो पोल भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। कितना सारा बात समझ गए, समझ गए। अगला भाई तुम बताओ, सुजल कुछ और बात, या जो वही याद है तो वही बताओ। जो कुछ और बहुत कुछ बचा मैग्नेट के बारे में, बहुत कुछ बोल सकते हो, बोलो। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे बनता है, कुछ भी बोल सकते हो जो जो मालूम है। जनरल डिवीजन डिस्कशन यही होता है। नहीं कुछ है तो जो वो बोला है वही बोल दो, बोलना है लेकिन। हाँ तो बोलो, बोलो जल्दी, टाइम लॉस मत करो यार, तुमको नहीं बोलना है। वाइट। हाँ। वेरी गुड। देखो एक नया बात सीखे, मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हीट कर दो, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। और बताओ भाई, हो गया। बैठो बैठो बैठो। हाँ बोलो। मैग्नेट। हम्म। हम्म, ठीक 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 ठीक। हाँ। अच्छा हाँ तुम आगे। हाँ हाँ हाँ। देखो एक और नया बात आया कि मैग्नेट जो है सेम पोल को रिपेल करता है और अनलाइक पोल को। हाँ तुम। मैग्नेट। हम्म। हम्म। क्या, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। अच्छा ठीक। हाँ भाई, हो गया। ठीक है। हाँ। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बड़ा बात बताया, चलो। वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। हाँ। और फेरोमैग्नेटिक को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, डायमैग्नेटिक को। तो चलो ठीक है, एक नया बात बताए, चलो ठीक है, सुनते रहना है सबको भाई, याद करते रहना है इसी तरह से। पीछे मनदीप, नींद से जागो और मुंह खोलो, बोलो मैग्नेट के बारे में। चलो भाई पीछे, ये सब सिलेबस में है ना, सीबीएसई के सिलेबस में भी होगा। हाँ बोलो, बोलो मैग्नेट। अरे देखो, और बताओ, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो समझ गए कि अट्रैक्ट करता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है। चलो तुम अपना फ्लो बनाओ, आगे बोलो, और क्या होता है। हाँ, पेयर में, ये भी एक नया बात कि मैग्नेटिक पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। आप कितना बार भी मैग्नेट को तोड़ दीजिए, काट दीजिए, कभी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया, नॉर्थ साउथ दोनों पेयर में एग्जिस्ट करेगा। और ठीक, चलो भाई, आलोक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है।
हाँ, वो खुद को अपने को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है, यही होता है। और कुछ जानते हो तो बताओ। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। पीछे तुम लोग सीधा बैठो भाई, क्या है इसे टेढ़ा बैठे। हम्म। देखो देखो कोई बात नहीं, देखो। हाँ मैग्नेटे बताना है, और कुछ माने बताने का तो भी बता दो। हम्म। उसके पास तो है, कम से कम बताइए देगा, तुम अपना ना सोचो आदर्श। मुंह नहीं छिपाओ, तुम अपना सोचो, उसके पास है, वो एक्सप्लेन कर देगा। तुम क्या एक्सप्लेन करेगा। हाँ तो फिर, अरे बोलो ना, जल्दी बोलो। हाँ मैग्नेट ऑब्जेक्ट है। और शांत रहो। हाँ अच्छा ठीक है, बोलो हिमांशु। हम्म। क्या बोल दिया, क्या बोला, नहीं समझ में आया। आराम से बोलो। अरे जरूरी थोड़ी कुछ नया बोलना है, जो बोला है वो भी बोल सकते हो। और फिर बैठो बैठो। हाँ बोलो भाई, पीछे से। हाँ ठीक है। क्यों नहीं कट करता है। वेक्टर क्वांटिटी, चलो बगल में। हाँ ठीक है, और बताओ। प्रकार से बाहर निकलो, और कुछ बताओ। और कुछ बोलो। ठीक है बढ़िया, देख लो भाई, इतना डिस्कशन के बाद तुम लोग मैग्नेट का रिवीजन करने का तो हमको नहीं लगता कोई नीड है। सारा चीज पे बात हो चुका है। अब हम एक बार तुमको अपने तरफ से एंड से पढ़ के बताते हैं, कुछ नया मिले तो ग्रैब करना। सबसे पहला, ए मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एग्री करते हो। नेक्स्ट, आर्टिफिश दो टाइप का मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। आर्टिफिशियल वो होगा जो मैन मेड होगा, नेचुरल वो होगा जो डायरेक्ट हमको बाय गॉड गिफ्टेड यानी नेचुरली हमको मिलता है, उसको नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं। सवाल आएगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है या नेचुरल, तो क्या जवाब होगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बहुत सारे टाइप का मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट, ये सब टाइप है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। सबसे पहला प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि मेटल का कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, या बहुत सारा एलॉय है ना, जो कॉपर निकेल कोबाल्ट से मिलकर एलॉय जो बनता है, उन सब ब्रास, ये सबको अपने तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन रिपेल सिर्फ मैग्नेट को ही रिपेल कर सकता है। रिपेल करने का मतलब है, जैसे मान लो तुम ये मैग्नेट है, इसके पास तुम नॉन मेटल ले जाओगे तो नॉन मेटल रिपेल नहीं होगा, ना रिपेल होगा ना अट्रैक्ट होगा। रिपेल करेगा मैग्नेट सिर्फ एक मैग्नेट को। सिर्फ मैग्नेट किसको रिपेल करेगा, मैग्नेट को। और किस कंडीशन में, जब दोनों पोल सेम हो, इधर से भी नॉर्थ ले जाओ इधर से भी नॉर्थ, तो क्या होगा, रिपेल होगा। और अलग अलग ले जाओ तो अट्रैक्शन। दो टाइप का पोल एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसके बाद डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड इट अलाइंस इटसेल्फ इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब हम एक मैग्नेट को बाई थ्रेड, बाई रस्सी के हेल्प से लटकाते हैं तो वो अपने आप को ओरिएंट कर लेता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। यही प्रॉपर्टी मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेट के जो पोल है वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग इस पे थोड़ा सा, ये नॉर्थ है और ये साउथ, इसको बीच से काट दिए तो ये इतना पार्ट और इतना पार्ट बनेगा।
तो इसमें नॉर्थ साउथ दोनों हो जाएगा और इसमें भी साउथ नॉर्थ दोनों हो जाएगा। हमेशा पेयर का फॉर्मेशन करे। कोई दिक्कत है? अच्छा, एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंडक्शन। ए मैग्नेट इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस नियर इट। जैसे मान लीजिए यहां पर मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ और साउथ पोल, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अपना एक फील्ड बना रहा है। ठीक है भाई। अब इस फील्ड में मान लेते हैं हम यहां पर ले जाके कोई मटेरियल रख देते हैं जो नॉन मैग्नेटिक क्या है, तो बहुत देर के बाद हो सकता है कि मैग्नेट का कुछ प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिले, यानी इस फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो गया है, इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहें। कोई दिक्कत? अच्छा, सम इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। पहला, मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओगे तुम लोग क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड? एनी वन ऑफ यू? भाई बोलना है, बिना बोले मजा नहीं आएगा, बोलोगे जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा क्लास। बताओ जो आता है बोलो। मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? मैग्नेट के अराउंड का वो एरिया जहां पर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फील हो या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन का फील हो, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। बात खत्म। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। एग्री करते हो या नहीं करते हो? मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से दिखाते हैं। बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? यानी जितना भी एरिया में होगा हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसा नहीं यहां पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर थोड़ा सा ही है। जितना एरिया में फील्ड बन रहा होगा सब एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर बात? मैग्नेटिक पोल, these are the region of the magnet where there are the region of the magnet where the maximum। ठीक है, मैग्नेट का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। मैग्नेट का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, तो कहां पर ज्यादा होगा? पोल के पास में। कहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है? पोल। तो वो एरिया जहां पर पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। दो टाइप का पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कोई दिक्कत है क्या? हाँ क्यों नहीं, एक मैग्नेट से नहीं बनेगा। बहुत सारे मैग्नेट को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि सबका मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया में यूनिफॉर्मिटी बना दे। इस तरह से एक मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक एक्सिस किसको बोलते हैं? वो एक्सिस जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से होकर के क्रॉस करे, जैसे ये वाला एक्सिस। इस एक्सिस को क्या बोलेंगे? अच्छा, मैग्नेटिक इक्वेटर किसको बोलेंगे? जो बीचों बीच पार कर जाए, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक लेंथ किसको बोलेंगे? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, कूलम्स लॉ याद है? कूलम्स लॉ क्या बोलता था? कूलम्स लॉ, दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दो चार्ज के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलम्स लॉ। तो ये था कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में पढ़ा था। अभी जो कूलम लॉ पढ़ेंगे वो होगा मैग्नेटोस्टैटिक, यानी मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं, तो समझोगे भाई। ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच के डिस्टेंस को अगर हम आर मान लें, है ना। अब वहां पर क्या होता था, रिलेट करके बता रहा हूं, वहां पे दो चार्ज होता था, एक Q1 एक Q2 और बीच का डिस्टेंस R। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या रखते हैं? M1 M2 या QM1 M2? चलो Q ले लो। तो इस पॉइंट के मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं QM1 और इसको बोलते हैं QM2। तो जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? QM1 डॉट QM2, पहला इक्वेशन। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, तो F इनवर्सली हो जाएगा QM1 इंटू QM2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा K QM1 इंटू QM2 बाई आर स्क्वायर। पीछे क्लास का रिवीजन करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में K का वैल्यू क्या होता था? और
1/4πε0, दोनों चीज होता था। यहां पर k का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट वहां क्या आता था, ई नॉट, याद है? ई नॉट को क्या बोलते थे, होता क्या था, नाम क्या होता है, परमिटिविटी। इसका नाम होता है परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी इसको क्या बोलते हैं भाई, परमियाबिलिटी। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता था, 8 यूनिट। हाँ, या कभी कभी आपको फैरड पर मीटर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, परमियाबिलिटी का वैल्यू कितना होता है, यूनिट हेनरी पर मीटर। क्लियर है बात? इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के जगह पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो लिख सकते हैं म्यू नॉट Q m1 Q m2 अपॉन 4 पाई r²। हाँ या ना? अच्छा, और भी तरीका है लिखने का। अगर म्यू नॉट का वैल्यू रख दें तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अगर म्यू नॉट की जगह पर हम रख दें 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो इस 4 से ये 4 पाई, तो क्या हम लिख सकते हैं Q m1 Q m2/r² इंटू 10⁻⁻⁷। बोलो भाई। और फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो यही है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेट। कोई दिक्कत है क्या? अगला सवाल आता है कि क्या अगर हम एक मैग्नेट को बीचे बीच आधा कर दें इस तरह से, और एक बार हम ऐसे आधा कर दें, इसको आधा करना को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली? लॉन्गिट्यूडनली। क्वेश्चन आता है कि व्हेन ए मैग्नेट कट इनटू लॉन्गिट्यूडनल वे, अगर लॉन्गिट्यूडनल वे में अगर हम किसी मैग्नेट को आधा आध कर दें तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा, सेम रहेगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मतलब यही Qm1 Qm2 जो है क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। बढ़ेगा या घट जाएगा, कितना घटेगा, आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन अगर बीच से कट करे तो ट्रांसवर्सली कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको पता है बीच से कट करते इधर नॉर्थ साउथ ऑपोजिट जनरेट हो जाएगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े थे, याद है? एकदम रिलेटेबल चीज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक याद है तो मैग्नेट पे याद रखने का जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़े थे, बताओ, डिफिनेशन बताओ पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल, two small equal and opposite charge placed near to each other, then this arrangement is called electric dipole। मैग्नेट का बनाओ, चार्ज की जगह यहां पर क्या रखोगे, पोल। टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल प्लेस्ड नियर टू ईच अदर। अरे अभी जाओ, कहाँ आ रहे हो, प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। कोई दिक्कत? अच्छा, बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा क्वांटिटी था, स्केलर। तो मैग्नेटिक डाइपोल भी कैसा होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े थे क्या, क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाते थे, P से, Q इंटू 2L, यही काम करते थे ना, या 2QL, कुछ भी करते थे। यानी मैग्नेटिक चार्ज और बीच का डिस्टेंस क्या होता था, एक चार्ज ले लो और बीच का डिस्टेंस ले लो, वो क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसा क्वांटिटी था, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर। तो उसी तरह से यहां पर कौन सा डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिकल डाइपोल मोमेंट। वो किसके बराबर होगा, एक कोई चार्ज ले लीजिए, चार्ज का स्ट्रेंथ QM और बीच का डिस्टेंस जो ले लो 2L ले लो, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस L ले लो या 2L ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये भी कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होगा। डायरेक्शन क्या होगा इसका, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। क्लियर? यूनिट पूछा जाता है, यूनिट क्या बताओगे, यहाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला लिखा हुआ है सब, बस पढ़ लेना है। समझ गए यहाँ तक बात? कोई दिक्कत है क्या? इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा कर लोगे। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बताओ क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
नहीं, वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। लाइंस, लाइंस क्या होता है? The lines which is starts from north pole and enter in south pole in magnetic field is called magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई डायरेक्शन पूछे आउटसाइड द मैग्नेट तो क्या बताओगे? इनसाइड द मैग्नेट। अच्छा एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या वो क्लोज लूप बनाता था या नहीं बनाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता था या नहीं बनाता था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता था या नहीं बनाता था? क्या रे भैया? प्लस माइनस क्या पढ़े थे? प्लस से स्टार्ट माइनस पे एंड, प्लस से स्टार्ट माइनस पे एंड, यही पढ़ाते थे ना? कभी हम ऐसा बनाए थे क्या? कभी ये माइनस से प्लस को जा रहा था क्या? ये ना क्लोज लूप बना भाई। ऐसा होता था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई आपको पता है कि आउटसाइड कैसे जाएगा और इनसाइड यही कहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा यही चीज क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी कट हो गया, आप क्या कर सकते हैं, चलो समझ में आ गया बात। अब सवाल आता है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर सकते थे क्या? उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को कट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर कट करेंगे, देखो अगर कट करते हैं तो इस इंस्टेंट पे एक डायरेक्शन इधर और एक डायरेक्शन इधर देखने को मिलता है। एक ही समय पे दो डायरेक्शन का होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात? तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक लाइंस फोर्सेस फॉर्म्स अ क्लोज कर्व, ठीक है। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगला है the line of forces never cross each other because if they intersect each other then there will be two direction of the magnetic field which is not possible for any vector quantity, that's why they are not intersect each other. They start from and end on the surface of the magnetic, हाँ मतलब जहां से शुरू होता है नॉर्मली 90 डिग्री पे निकलेगा और टर्मिनेट भी 90 डिग्री पर ही होगा। द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मोर ऑन द पोल, हाँ इस पोल के एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी होगी वो बाकी एरिया से क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एंट्री और निकलना और जाना सब वहीं पर है। क्लियर है बात? अच्छा इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पोजीशन और एट एन इक्वेटर। ये हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाए थे। क्लियर है बात? डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखाया था, लेकिन पिछले साल क्या किया है, डेरिवेशन पूछा है, और इस साल भी सेंटअप टेस्ट में इसका डेरिवेशन पूछा है जो कि मैं नहीं कराया हूं। तो कल के क्लास में हम लोग पहले ये दो डेरिवेशन निपटाएंगे, उसको आप बीच में डालिएगा, आगे चलेंगे। हाँ एक्सियल और इसका तुम खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि ये चीज इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है। वहां जो Q है यहाँ पे QM है, वहां जो चार्ज है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल है, बस इतना ही फर्क है। ट्राई करोगे तो ठीक, नहीं तो कल हम इसका डेरिवेशन कराएंगे। दो है, उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अभी तक जो भी मैग्नेटिज्म में पढ़े हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से हजारों ऑब्जेक्टिव तैयार होता है और हजारों ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। तो मेहनत करते रहो।